तो हेलो दोस्तों, पिछली वीडियो में हम लोगों ने देखा कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंडर जब हम लोग पढ़ाई करते हैं कि जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्या हैं, तो सेक्शन 1 से 75 तक में जनरल क्लॉज को डिफाइन किया गया। जो कॉन्ट्रैक्ट का बेसिक्स है उसको सेक्शन 1 to 75 में क्लियर किया गया है कि जनरल रूल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या होंगे। तो इस वीडियो में हम लोग कॉन्ट्रैक्ट के फर्स्ट टॉपिक से शुरू करेंगे, जिसका कि टॉपिक है कॉन्ट्रैक्ट। ठीक, तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है, कॉन्ट्रैक्ट का फॉर्मेशन किस तरीके से होता है। तो देखिए, कॉन्ट्रैक्ट को अगर समझना चाहें तो सबसे पहली बात है कि अगर हम लोग कॉन्ट्रैक्ट जैसा कुछ मिलता जुलता सिस्टम अगर देखना चाहें तो कहाँ पे देख सकते हैं। तो कॉन्ट्रैक्ट का मिलता जुलता सिस्टम हम लोग देख सकते हैं अपने पार्लियामेंट में। ठीक है, पार्लियामेंट जो है वहाँ पे जो हमारे लेजिस्लेटर्स हैं, ये लोग जो हैं, ये लोग एक लॉ पास करते हैं जो कि बाइंडिंग नेचर का होता है पूरे कंट्री पे है। और ये जो लेजिस्लेचर्स हैं ये चुन के कहाँ से आते हैं, ये पूरे कंट्री से आते हैं, मतलब ये पूरे कंट्री का रिप्रेजेंटेटिव हैं। तो कंट्री ने इनको ऑथोराइज्ड किया कि आप हमारे बिहाफ पे कानून बनाओ, और वो जो कानून होगा हम सब पे लागू होगा। तो ये भी एक तरीके का कॉन्ट्रैक्ट है। टर्म्स कुछ होते हैं इसमें, रूल्स होते हैं जो कि बाइंडिंग नेचर के होते हैं। इसी चीज़ को अगर इंडिविजुअल लेवल पे देखा जाए, ठीक है, इंडिविजुअल लेवल पे देखा जाए तो हम लोग जब इंडिविजुअल्स रूल्स बनाते हैं जो कि उन खुद पे बाइंडिंग होते हैं, जो पार्टीज़ कानून बना रही हैं, जो पार्टीज़ रूल्स बना रही हैं, उन पे जब बाइंडिंग होती है तो उनको हम लोग कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट बोल सकते हैं। तो पार्लियामेंट में क्या है कि ये कानून पूरे देश के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, इसलिए पूरे देश पे लागू होता है। बट जो कॉन्ट्रैक्ट है उसमें हम लोग क्या देखते हैं कि जो पार्टी जिन्होंने कॉन्ट्रैक्ट को बनाया है, एग्रीमेंट को बनाया है, ये इन पार्टीज़ पे ही बाइंडिंग है ना। और ये चीज़ एक हो गया। देखिए, सिमिलरली अगर हम लोग एक चीज़ को देखें कि ये जो लेजिस्लेचर्स कानून बनाते हैं, इन पे भी कुछ रिस्ट्रिक्शंस होते हैं। जब ये कानून बनाते हैं तो इनके लॉज जो है फंडामेंटल राइट्स से और या कह लीजिए बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन से इनकंसिस्टेंट नहीं होना चाहिए। एक तो ये चीज़ है। ठीक वैसे ही जब कोई भी पर्सन कॉन्ट्रैक्ट बनाता है तो उसका कॉन्ट्रैक्ट जो है ना पनिशमेंट नेचर का नहीं होना चाहिए, मतलब एक्सक्लूड्स पनिशमेंट। मतलब ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए कि अगर तुम 10 बाल्टी पानी यहाँ से यहाँ नहीं रख पाए तो तुमको 10 कोड़े खाने होंगे। तो ये जो पेनल्टी सिस्टम है, ये पनिशमेंट जो है ये नहीं होना चाहिए। कोई भी पार्टीज़ किसी पे पनिशमेंट इम्पोज नहीं कर सकती हैं। हाँ, इसके भी कुछ एक्सक्लूजन्स हैं, कुछ एक्सेप्शंस हैं, तो वो उसका बहुत डिग्री कम होता है, वो भी कोर्ट डिसाइड करती है। पार्टीज़ एक दूसरे पर पेनल्टीज़ इम्पोज नहीं कर सकते हैं। ये कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, जैसा कि हम लोग लेजिस्लेटिव में देखते हैं। लेजिस्लेटर्स लोग जब कानून बनाते हैं तो उन पे भी कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस होते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं हम लोग, पहले इसको हटा दें। हाँ, अब बात करते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट की इंग्रेडिएंट्स क्या हैं। अगर हम लोग कॉन्ट्रैक्ट के इंग्रेडिएंट्स की बात करें कि कॉन्ट्रैक्ट किन किन परिस्थितियों में हम लोग कहेंगे कि ये कॉन्ट्रैक्ट एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है, तो उसके बारे में जो डिस्कस किया गया है वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन 10 में बात किया गया है। सेक्शन 10 क्या कहता है
कि अगर किसी कॉन्ट्रैक्ट को किसी एग्रीमेंट को एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनना है, ठीक है, तो उसके लिए कुछ इंग्रेडिएंट्स होना मैंडेटरी है। उन इंग्रेडिएंट्स की अगर बात करें तो सबसे पहला इंग्रेडिएंट क्या होता है? फ्री कंसेंट। मतलब पार्टीज का फ्री कंसेंट होना चाहिए, जिसको कि हम लोग सेक्शन 13 से 22 में देखेंगे। दूसरा इंग्रेडिएंट्स क्या है? एक तो पार्टीज का फ्री कंसेंट होना चाहिए, दूसरा है कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। मतलब जो पार्टीज कॉन्ट्रैक्ट कर रही हैं, जो पार्टीज सेल्फ इम्पोज्ड ऑब्लिगेशंस बना रही हैं, वो पार्टीज कॉम्पिटेंट होना चाहिए। मतलब वो कैपेबल होने चाहिए वो जो बना रही हैं उसको समझने के लिए। ये जो कॉम्पिटेंसी है इसको सेक्शन 11 और सेक्शन 12 में डिस्कस किया गया है, इसको भी हम लोग आगे देखेंगे। तीसरा जो इंग्रेडिएंट है वो है लॉफुल कंसीडरेशन, और चौथा है लॉफुल ऑब्जेक्ट। देखिए, लॉफुल कंसीडरेशन और लॉफुल ऑब्जेक्ट बहुत हद तक सेम है, तो इसको डिस्कस किया गया है सेक्शन 23 to 25 में, है ना। पांचवा जो है नॉट hereby expressly declared to be void। ठीक है, पांचवा पॉइंट क्या कहता है कि यहां पे एक्सप्रेसली ये चीज डिक्लेयर ना किया गया हो कि ऐसा कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होगा। जैसे कौन से, आप अगर सेक्शन 20 से 30 तक पढ़ेंगे, जैसे वेजिंग एग्रीमेंट, आप जुआ के लिए, सट्टा के लिए आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ों को आप किसी के मैरिज को रिस्ट्रेंट करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना सकते हैं। आप किसी को कोर्ट प्रोसीडिंग्स में जाने से रिस्ट्रेंट करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना सकते हैं। तो ये सब जो एक्सप्रेसली बताया गया है कि इन सब चीज़ों को वॉइड होगा अगर आप कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं इन सब मैटर्स में, तो वो नहीं होना चाहिए। इसमें सेक्शन 56 के बारे में देखेंगे, और इसका जो डिस्कस है ये 20 से 30 तक में किया गया है कि कौन से तरीके के कॉन्ट्रैक्ट अगर हो जाते हैं तो उनको वॉइड माना जाएगा। एक्सप्रेसली बताया गया है 20 से 30 तक में। तो ये 5 टॉपिक्स हैं। पहला, फ्री कंसेंट होना चाहिए। दूसरा, पार्टी कॉम्पिटेंट होना चाहिए। कॉम्पिटेंसी मतलब कि कैपेबल ऑफ अंडरस्टैंडिंग व्हाट दे आर मेकिंग ऑब्लिगेशन ऑन हिमसेल्फ, मतलब कि किस तरीके का वो जो कंटेंट है कॉन्ट्रैक्ट का वो उन पे ही एप्लीकेबल होगा, तो वो कैपेबल होने चाहिए समझने के लिए। तो सेक्शन 11 और सेक्शन 12 में जब हम लोग देखेंगे तो कॉम्पिटेंसी के बारे में देखेंगे। कॉम्पिटेंसी और फ्री कंसेंट होना चाहिए। और तीसरा और चौथा जो है लॉफुल कंसिडरेशन और लॉफुल ऑब्जेक्ट के लिए होना चाहिए। पता चले कि आप आर्म्स, बंदूक रखने का कॉन्ट्रैक्ट कर लीजिए तो वो इलीगल है, तो वो नहीं होना चाहिए। लॉफुल होना चाहिए, लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए, लॉफुल कंसिडरेशन होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ों को हम सेक्शन 23-25 पढ़ेंगे। ये सारा चीज़ जो है काफ़ी डेप्थ का चीज़ है ना। तो ये तो है ही। अब जो हम लोगों को देखना है, कॉन्ट्रैक्ट से वापस आ जाते हैं हम लोग अपने टॉपिक पे। हाँ, इसमें कुछ और चीज़ें हैं जो कि सेक्शन 10 के अंडर मेंशन नहीं किया गया है, बट वो भी मैंडेटरी है कि एक तो 2 पार्टीज़ मिनिमम होने चाहिए, दोनों पार्टीज़ का इंटेंशन होना चाहिए कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट करने का, लीगल इंटेंशन होना चाहिए, लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करने का इंटेंशन होना चाहिए। पता चले हस्बैंड वाइफ को 500 रुपये बोला कि मैं दूंगा अगर तुम मेरे कपड़े धो दोगी,
ठीक है। और यही चीज़ जो एक पर्सन, वही पर्सन एक वॉशरमैन को जाकर के बोला कि 500 मैं दूंगा, तुम मेरे कपड़े धो दोगे। तो इन दोनों ही चीज़ों में आप देखेंगे तो इंटेंशन की बात है कि इंटेंशन, अगर यहाँ पे वाइफ कपड़े धो देती है, अगर हस्बैंड पैसा नहीं देता है, तो वाइफ हस्बैंड को कॉन्ट्रैक्ट के ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में केस नहीं कर सकती हैं, क्योंकि यहाँ पे इंटेंशन नहीं था, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी, एक फैमिली था, तो इसमें वो चीज़ नहीं। बट यहाँ वॉशरमैन के साथ जो है, यहाँ पे इंटेंशन ही था कि आप मुझे सर्विस दो, मैं आपको पेमेंट दूंगा। तो ये चीज़ें इंटेंशन मैटर करती हैं। तो एक तो ये हो गया टू पार्टीज़ और इंटेंशन, और तीसरा क्या चीज़ है, लीगल फॉर्मेलिटीज़ हो जाएं। लीगल फॉर्मेलिटीज जैसे रिटन में हो तो ज़्यादा अच्छा है, रिटन में होगी तो सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग्स होगा, जो लिखा गया है उस पर ठीक से सही उसको समझा जा सकता है, उसको यूज़ किया जा सकता है, एग्जीक्यूशन में प्रॉब्लम नहीं आएगा, परफॉर्मेंस में दिक्कत नहीं आएगा। और चौथा है पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस होना चाहिए। अब पता चले कि कोई वादा कर दे एक दूसरे से कि मैं तुम्हें चांद का टुकड़ा ला करके दूंगा, तो मतलब पॉसिबल होना चाहिए। बाकी लाया जा सकता है, चांद का भी टुकड़ा लाया जा सकता है, लेकिन वही चीज़ है कि जनरली पॉसिबल होना चाहिए, पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस होना चाहिए, अदरवाइज वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन पाएगा। ठीक है। अब चलिए सेकंड पैरा क्या बताता है सेक्शन 10 का, कि अगर कुछ स्पेशल लॉज हैं, जैसे टीपीए का हो गया, टीपीए का कोई कॉन्ट्रैक्ट बना है, ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी का, तो वो बेहतर है कि राइटिंग में हो। दूसरा, उसमें विटनेस होने चाहिए, अटेस्टेशन होना चाहिए। तीसरा, रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है। ठीक है। और स्टाम्पिंग अंडर स्टाम्प एक्ट, वो स्टाम्प होना चाहिए, जो स्टाम्प एक्ट के अंडर मेंशन किया गया है कि इतने प्रॉपर्टी के लिए इतना का स्टाम्प जरूरी है। ये बातें हो गई कि पहले तो हम लोगों ने जाना है कॉन्ट्रैक्ट का नेचर क्या है, कॉन्ट्रैक्ट के इंग्रेडिएंट्स क्या हैं, उनको हम लोगों ने देखा। ठीक है। अब फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पे हम लोग चलते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट का फॉर्मेशन कैसे होता है। फॉर्मेशन की बात करें तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है। तो 2H देखिए, सेक्शन 2 में हम लोगों को डेफिनेशन क्लॉज है, तो सेक्शन 2 के सब क्लॉज H में अगर देखें तो हम लोगों को कॉन्ट्रैक्ट डिफाइन किया गया है। एन एग्रीमेंट इनफोर्सिएबल बाय लॉ इज ए कॉन्ट्रैक्ट है। अब यहां पे दो टर्म्स आ गए, एक है एग्रीमेंट प्लस इनफोर्सिएबिलिटी। स्पेलिंग मिस्टेक हो तो थोड़ा आप लोग देख लीजिएगा। इनफोर्सिएबल बाय लॉ। तो अब एग्रीमेंट के पर हम लोग जब सेक्शन 2H में कॉन्ट्रैक्ट को डिफाइन किया गया, ये याद रखेंगे कि एन एग्रीमेंट इनफोर्सिएबल बाय लॉ इज ए कॉन्ट्रैक्ट। इनफोर्सिएबल बाय लॉ पे हम लोग आते हैं। इनफोर्सिएबल बाय लॉ क्या है? इनफोर्सिएबल बाय लॉ की बात करें तो सेक्शन 10 जो कि इंग्रेडिएंट्स के बारे में हम लोगों ने वही पढ़ा, अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट उसको फुलफिल करता है, उसके सारे इंग्रेडिएंट्स पर खड़ा उतरता है, तो वो इनफोर्सिएबल बाय लॉ है। चूंकि लॉ ने बताया है कि सेक्शन 10 के जो एसेंशियल हैं वो पूरे होंगे तो वो कॉन्ट्रैक्ट होगा। तो चूंकि आपने लॉ के अकॉर्डिंग कॉन्ट्रैक्ट बनाया है तो लॉ आपको इन्फोर्स कराने में भी मदद करेगा। ठीक है। अगर आप इसके बाहर कुछ भी कर लेते हैं तो वो लॉ इन्फोर्सिएबल नहीं होगा। तो इन्फोर्सिएबिलिटी अगर हट जाए तो सिर्फ बचेगा एग्रीमेंट।
तो इन्फोर्सिएबिलिटी के बारे में समझ गए कि सेक्शन 10 के अंडर अभी हमने जो चीज़ जाना कि इन्फोर्सिएबल होने के लिए ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, 5 चीज़ें हम लोगों ने पढ़ा। एक तो फ्री कंसेंट होना चाहिए, कॉम्पिटेंट पार्टीज होने चाहिए, लॉफुल ऑब्जेक्ट, लॉफुल कंसिडरेशन और नॉट हियर बाय एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड एज द कॉन्ट्रैक्ट इज टू बी अ वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, मतलब वॉइड नहीं होना चाहिए जो एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड किया गया हो। अब आते हैं वापस से हम लोग एग्रीमेंट पे। एग्रीमेंट को डिफाइन किया गया है 2E में, ठीक है। सेक्शन 2E की अगर बात करें तो उसमें एग्रीमेंट को डिफाइन किया गया है। क्या कहा गया है? एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रॉमिस, यहाँ पे प्रॉमिस की बात की गई है। एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रॉमिस फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर इज कॉल्ड एन एग्रीमेंट। सेक्शन 2E में, सेक्शन 2E को और इलेबोरेट करते हैं, देखते हैं। एग्रीमेंट फॉर्म्स प्रॉमिस और सेट ऑफ प्रॉमिस, मतलब वादा, यहाँ पे वादा, प्रॉमिस मतलब वादा, जनरल लेमन लैंग्वेज में हम लोग यही जानते हैं कि वादा, ठीक है। अब प्रॉमिस पे आते हैं, ठीक है। प्रॉमिस को जैसे ही हम लोग क्रैक करेंगे एग्रीमेंट ऑटोमेटिक क्रैक हो जाएगा। प्रॉमिस, प्रॉमिस कैसे बनता है? प्रॉमिस के लिए, प्रॉमिस कंप्लीट होने के लिए सेक्शन 2A के अंडर जो ऑफर डिफाइन किया गया है, सॉरी ऑफर, एक तो होगा ऑफर, कोई आदमी एक दूसरे को ऑफर करेगा, कोई चीज प्रपोज करेगा, ऑफर या फिर प्रपोजल, और उस प्रपोजल का जब कोई एक्सेप्टेंस करेगा, मतलब उसको मंजूरी देगा, कोई प्रपोजल है उसको कोई अगर मंजूर करेगा, तो जिस वक्त उस ऑफर को मंजूर किया गया, एक्सेप्टेंस कंप्लीट हो गया, सेक्शन 2B में बात किया गया है एक्सेप्टेंस का, उसी वक्त ये प्रॉमिस बन जाएगा। अब एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। एक ए पर्सन है, उसके पास एक कार है। ए ने बी को ऑफर किया कि मेरी कार जो है 5 लाख में बी तुम ले लो। ये बी तक जब तक नहीं पहुंचा था तब तक जस्ट एक ऑफर था। जैसे ही बी ने इसको एक्सेप्ट किया, उसी वक्त ये बन गया प्रॉमिस। ए के लिए प्रॉमिस ये है कि बी इसे 5 लाख देगा, और बी के लिए प्रॉमिस ये है कि ए इसे कार देगा। कंसिडरेशन यही बी के लिए जो है कार है और ए के लिए 5 लाख है। तो ये कंसिडरेशन को और आगे हम लोग बिल्कुल डीप में डिस्कस करेंगे, बट अभी के लिए एज पर एग्जाम्पल, जस्ट एग्जाम्पल के लिए आप ये समझ लीजिए कि प्रॉमिस कब बनता है। जैसे ही प्रॉमिस बन गया तो जिसने प्रपोजल रखा था उसको बोल देंगे प्रॉमिसर। प्रॉमिस को जिसने शुरू किया था वो हो गया प्रॉमिसर। जिसने प्रॉमिस को एक्सेप्ट किया वो बन गया प्रॉमिसी। ठीक है, जिसको कि सेक्शन 2C में प्रॉमिसर और प्रॉमिसी के बारे में बताया गया है। अब आज के वीडियो में बस इतना ही। कल हम लोग ऑफर को और डिटेल में पढ़ेंगे, एक्सेप्टेंस को डिटेल में पढ़ेंगे। ऑफर एक्सेप्टेंस को जब डिटेल में पढ़ लेंगे, उसके बाद हम लोग कम्युनिकेशंस को पढ़ेंगे, किस तरीके से ऑफर का कम्युनिकेशन होता है, कब कम्युनिकेशन कंप्लीट होता है, और फिर एक्सेप्टेंस के बारे में पढ़ेंगे कि एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट होता है। उसके बाद बस अभी तक कितना ही जानिए कि यही आगे तक पढ़ेंगे, दैट्स इट। अभी के लिए अगर आपको कहीं कोई प्रॉब्लम आया हो तो आप जस्ट कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर टुडे। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।